पिछले में मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन हो गया। जो तरीके थे आपके पास अल्कोहल से, हाइड्रोकार्बन से और हेलोजन एक्सचेंज मेथड से। हेलोजन एक्सचेंज मेथड में आपके पास फिर दो था, फिंकलस्टीन और स्वार्ट्ज। अल्कोहल में आपके पास टोटल 6 तरीके थे, जिसमें 5 के रीअरेंजमेंट नहीं होते थे, 1 का रीअरेंजमेंट होता था। और उसके बाद हाइड्रोकार्बन में एल्केन आता था, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फिर एल्कीन आता था। एल्कीन में 2 थे, एक हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ते थे जिसमें मार्कोनिक रूल यूज करते थे, और एक में हेलोजन जोड़े थे, Br2CCl4 जोड़े थे, जिसका रेडिश ब्राउन कलर होता था और टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन के लिए वो यूज होता था। ठीक है, तो हेलो एल्कीन बन गया। अब आपको बनाना है हेलो एरीन। तो हेलो एरीन बनाने के भी टोटल 5 तरीके हैं। पहला है आपका सैंडमेयर रिएक्शन, दूसरा है आपका सिजीज रिएक्शन, एनसीईआरटी ने दिया है बट नाम नहीं लिखा है उसका। तीसरा है गटरमैन रिएक्शन, नेक्स्ट है आपका बालसीमैन रिएक्शन, ये आगे दिया है बट नाम इसका भी नहीं दिया, एंड लास्ट है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। 5 तरीके हैं हेलो एरीन, इन्हीं 5 तरीकों से आप बना सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहला है आपका सैंडमेयर रिएक्शन। अब क्योंकि पहली बात तो ये नेम्ड है, तो नेम्ड वालों के लिए एज इट इज आप डायरेक्ट याद करो। करना क्या है, सैंडमेयर में आप क्या करते हो, आप लेते हो एनिलीन। अब एनिलीन का क्या मतलब है कि जब बेंजीन के ऊपर आप NH2 बैठाते हो तो उसी को बोलते हैं एनिलीन। और इस एनिलीन का रिएक्शन आप NaNO2 प्लस HCl इसके साथ 0 से लेके 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक आप बेसिकली रिएक्शन करवा दो। ठीक है, और सिंपली क्या होगा, यहाँ आपका एक कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं BDC, दैट इज बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। अब क्योंकि यहाँ Cl है तो यहाँ जो बनेगा वो बनेगा आपका N2 पे प्लस, और ये बनेगा आपका Cl पे माइनस। तो ये जो स्पीसीज आपका बन के रेडी होता है, इसको देखो, नीचे है आपका बेंजीन, तो ये हो गया आपका बेंजीन, N2 में 2 है तो ये हो गया डाई। एजो का मतलब होता है बेसिकली आपका N2 जब 2 नाइट्रोजन के ऊपर, एक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड होता है तो उसको एजो, और क्योंकि प्लस चार्ज है इसीलिए IUM लगता है, तो डाई एजोनियम। और बाकी अगर Cl बैठा है तो एज इट इज क्लोराइड, अगर हैलोजन कोई भी बैठता तो उसके लिए हैलाइड। तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं BDC। वाइवा देने जब जाओगे तो वहां तुमसे पूछेंगे व्हाट इज BDC क्या होता है, तो पता नहीं BDC क्या होता है, जाने रहना। और ये जो बेंजीन के ऊपर आप NH2 लिए हो, इसको बोलते हैं एनिलीन। ये सैंडमेयर रिएक्शन का स्टेप नंबर 1 है, और स्टेप नंबर 1 का अलग से नाम रखा गया है। और स्टेप नंबर 1 के इसको बोलते हैं, इस पहले स्टेप को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। पहला जो स्टेप होता है इसको बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। अब सैंडमेयर में आपको बनाना है दूसरा स्टेप, तो आप दूसरे स्टेप में क्या करोगे, वही आप ले लो N2 प्लस Cl माइनस, और सेम एज इट इज आप ले लो बेंजीन, इसका रिएक्शन आप करवा दो कॉपर हैलाइड के साथ, तो Cu2X2 ये आप ले लो सिंपली। अब आप यहाँ पहली चीज, एक चीज, अगर एक ही कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है तो वो बाहर होगा, एज इट इज N2 बाहर होगा। अगर एक ही कंपाउंड में 2 नाइट्रोजन है तो उसको N2 में बाहर करोगे, और अगर एक ही कंपाउंड में 1 नाइट्रोजन है तो वो NH3 में बाहर होता है। ये याद रखना, आगे काम लगेगा। तो N2 तो एज इट इज, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है तो वो तो बाहर हो जाएगा, तो N2 बाहर हो गया। अब Cl जो है वो Cu2 को पकड़ लेगा, तो Cu2 को पकड़ लेगा तो ये हो जाएगा Cu2Cl2, और ये जो X यहाँ पे लिए हो वो X आके यहाँ पर बैठ जाएगा, तो N2 भी निकल गया, Cl भी निकल गया, और इसकी जगह आपका बैठ गया X। ये जो रिस्पेक्टिव स्पीस बनी है इसी को क्या बोलते हैं, हेलो एरीन। तो ये हो गया सैंडमेयर रिएक्शन, जो कि 2 स्टेप में परफॉर्म होता है। एनिलीन का रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस करवाओ, आपका BDC। अब यहाँ देखो Cl लिए हो तभी Cl बैठाए हो, अगर यहाँ X लिए होते तो यहाँ भी क्या होता, X, और क्लोराइड की जगह वहां क्या हो जाता है, हैलाइड हो जाता है। और ये पहले स्टेप को बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। सेम सेकंड वाले रिएक्शन को कॉपर हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा दो,
अगर एक कंपाउंड के अंदर 2 नाइट्रोजन है तो वो एज इट इज N2 के फॉर्म में बाहर होता है। अगर एक कंपाउंड में एक ही नाइट्रोजन है तो वो NH3 के फॉर्म में बाहर होगा। बाकी Cl था तो ये X यहां से हट जाएगा, उसकी जगह जाके Cl बढ़ जाएगा। ये पहला हो गया आपका सैंडमेयर रिएक्शन। समझ आया? अब इसको याद कैसे करना है, 2-3 बार इसको याद कैसे करोगे? तो जो Cu2X2 है वहाँ पे X क्या लेंगे? Cl ही रहेगा वहाँ पे भी, जिसको बैठाना होगा यहाँ पे तुम्हारे ऊपर है। इतना तो कॉमन रहेगा ना, अगर यहाँ Cl लेके चले हो तो यहाँ इसका मतलब है आप ब्रोमीन बैठाने वाले हैं, या तो ब्रोमोबेंजीन बैठाना है, आइडोबेंजीन बैठाना है, तो उनके लिए फिर अलग है अपना। और वैसे भी आइडो और फ्लोरो दिक्कत करेगा। तो अगर तुम यहाँ Cl लिए हो मतलब तुम किसको बैठाने जा रहे हो? क्योंकि आइडो और फ्लोरो बनाने में वही सेम प्रॉब्लम है, वही सेम प्रॉब्लम आएगी जो वहां आई थी। फ्लोरो में क्या दिक्कत आ रही थी? हाईली एक्सोथर्मिक था, जिसकी वजह से रिएक्शन में एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती थी, तो वो प्रॉब्लम थी। और आइडो में प्रॉब्लम ये थी कि रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाता था, तो वही सेम प्रॉब्लम इसके में भी आएगा। तो अगर सेम प्रॉब्लम आएगा तो इसका मतलब है कि बनाने के लिए मेथड भी इनको अलग आना पड़ेगा। तो वो मेथड इसीलिए दोनों के लिए अलग अलग फिर से एक नेम्ड मेथड आया था। समझ आया? अब इसको याद कैसे करोगे? बेंजीन का मतलब क्या होता है? C6H6, तो एक H निकला होगा तभी तो NH2 बैठा होगा। तो इसको आप बोलोगे याद करने के तरीके पे C6H5NH2, C6H5NH2, NaNO2 plus HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, C6H5N2Cl बन गया। उसके बाद उसी C6H5N2Cl का रिएक्शन Cu2X2 के साथ, जो भी X यहाँ होगा वही X बैठ जाएगा। ठीक, तो बेसिकली क्या बनेगा? सैंडमेयर रिएक्शन C6H5NH2 Na2 plus HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, C6H5N2Cl N2C, उसी का रिएक्शन Cu2X2 के साथ करा दो, N2 बाहर, Cu के साथ X बाहर, और जो भी आप X Cu2 के साथ जो X ला के लाए होगे वही ले जाके क्या कर दो, वहां बैठा दो। ठीक, ये हो गया आपका पहला सैंडमेयर। ठीक, सेकंड, दूसरा क्या था? सिजीज। अच्छा, सिजीज में फायदा क्या है? देखो, सिजीज में फायदा ये है कि उन्होंने ये कहा, सिजीज में दूसरा है आपका, वो तो सिंगल स्टेप में हो जाता है। सेकंड है आपका सिजीज रिएक्शन। तो सिजीज रिएक्शन में फायदा जानते हो क्या है? बीडीसी बना लो, और बीडीसी जब बन जाएगा और इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ ट्रीट कर दो, और थोड़ा सा इसको शेक करके वार्म कर दो, थोड़ा सा गर्म करके थोड़ा सा शेक कर दीजिए, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवा दो, एज इट इज N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, Cl को K लेके बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा KCl, और X की जगह कौन जाके बैठ जाएगा? आयोडाइड। ठीक, ये जो बना है इसको क्या बोलते हैं? आइडोबेंजीन। तो आइडोबेंजीन को और किसी तरीके से नहीं बना पाओगे, क्योंकि वही प्रॉब्लम सेम आएगी। कौन सी? रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी। तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए सिजीज रिएक्शन अलग से आना पड़ा। जैसे एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए किसको आना पड़ा था? फिंकलस्टीन को। वैसे ही एरिल आयोडाइड बनाने के लिए किसको आना पड़ा? सिजीज को आना पड़ा। समझ आया? ठीक, अब एज इट इज आपको फिर नेक्स्ट क्या बनाना है? फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन के लिए कहाँ चला जाता है ये? कहाँ रखे? अब नेक्स्ट है आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए भी स्टेप सेम ही वही है। ठीक है, मतलब लगेगा N2Cl ही लगेगा आपको। तो थर्ड है आपका बाल सीमेन रिएक्शन। बाल, अच्छा एनसीईआरटी ने इसको कहीं लिखा नहीं है, लेकिन ये एमीन में पढ़ाया जाता है, और एमीन में रिएक्शन है ये। ठीक है, बाल सीमेन रिएक्शन एज इट इज। आपको बीडीसी ले लो अपना, N2 प्लस Cl माइनस, और इसका रिएक्शन पहले आप HbF4, इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड, इससे इसका रिएक्शन करवा दो। तो अब सुनो क्या होगा, एक H एक Cl को लेके बाहर, तो ये आपका बन गया बेंजीन। N2 यही रहेगा, N2 पर प्लस ClH लेके बाहर। तो जब ClH लेके बाहर हो जाएगा तो बेसिकली क्या माइनस हो गया? HCl तो माइनस हो गया, तो बचा क्या आपके पास? सिर्फ BF4। तो यहाँ पे Cl की जगह कौन बैठ जाएगा? BF4। और क्योंकि हाइड्रोजन चला गया अपना प्लस लेके, तो पीछे क्या छूट जाएगा? माइनस छूट जाएगा।
ठीक। उसके बाद इसका रिएक्शन, थोड़ा सा इसको हीट कर दो, इसको थोड़ा सा हीट कर दो। हीट करने से देखो क्या होगा, N2 एज इट इज बाहर हो जाएगा, तो ये तुम्हारा बन गया बेंजीन। N2 बाहर हो गया, प्लस एक F यही रुक जाएगा, एक F यही रुक गया, और इसमें से एक F चला गया, तो यहाँ कितने F बचे, 3, तो ये बन गया तुम्हारा BF3, ये बन गया तुम्हारा फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन बनाने के लिए अलग से रिएक्शन है जिसको बोलते हैं बाल-सीमन रिएक्शन, और आयोडोबेंजीन बनाने के लिए अलग से रिएजेंट है जिसको बोलते हैं सीजीज रिएक्शन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, इसको ये जनरली इंटरमीडिएट है आपका, इसको फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं, इसको फ्लोरोबोरेट बोलते हैं, बेंजीन फ्लोरोबोरेट बोलते हैं। तो एज इट इज इंटरमीडिएट है, काम लगा तो ठीक है, ज्यादा चांसेस नहीं। अब ये सब रिएक्शंस एकदम आपके मुंह पे एकदम रटे होने चाहिए कि बाल सीमन कोई बोला, आयोडोबेंजीन बोला, फ्लोरोबेंजीन बोला, वो बोले वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि आयोडोबेंजीन फ्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, तो अगर स्टार्टिंग से शुरू करोगे तो आपको पहले ये बनाना पड़ेगा, डाइएजोटाइजेशन से पहले ये बनाओ, उसके बाद फ्लोरोबोरिक एसिड से रिएक्शन करवा दो, HCl लेके बाहर, BF4 उसकी जगह बैठ जाएगा, हीट कर दो, N2 बाहर चला जाएगा, यहाँ का एक F यहाँ रोक दो, बाकी BF3 को बाहर कर दो, हो गया, समझ आ गया। ठीक, तो ये हो गया आपका 3। अब लास्ट आता है आपका, नहीं ये अभी 2 और बचे, गटरमैन। ज्यादा हो गया क्या? चौथा है गटरमैन। अच्छा, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड वाला जो चैप्टर है उसमें ये फिर से मिलेगा, लेकिन वहां नाम अलग है, वहां गटरमैन कोच हो गया है। ठीक है, तो 2 है, एक गटरमैन रिएक्शन मिलेगा, एक गटरमैन कोच मिलेगा, दोनों अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब इनको देखो क्या करना है, इन्होंने कहा आप BDC ले लीजिए अपना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ले लो अपना, BDC N2Cl ये ले लो। अब सिंपली क्या करना है, डिपेंड करता है इसका रिएक्शन आप किसको बैठाना है और किससे करा रहे हो। जैसे कॉपर तो लेना जरूरी है, और ये जो कॉपर आप लोगे ये कॉपर पाउडर फॉर्म में लेना है। इस बात को ध्यान देना कि ये जो कॉपर आप गटरमैन में जो कॉपर लोगे वो कॉपर पाउडर फॉर्म में होना चाहिए। उसके बाद आप Cu के साथ क्या लेते हो, अगर आपको HCl बैठाना है तो HCl लेना, और अगर Br बैठाना है तो आप HBr लेंगे। एज इट इज यहां बन जाएगा आपका बेंजीन। तो अगर यहाँ Cl लिए होगे तो यहाँ Cl बैठेगा, और क्योंकि यहाँ Br लिए हो तो यहाँ Br बैठ जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका Br प्लस प्लस एज इट इज। N2 यहाँ भी निकलेगा और N2 यहाँ भी निकलेगा, और तो है कोई नहीं निकलने वाला। HCl एज इट इज निकलेगा ना कोई, ये HCl और ये HCl वो भी गैसेस में। ये हो गया आपका गटरमैन रिएक्शन। ठीक, समझ आ गया? कुछ है नहीं इन सब में, आपको एज इट इज नेम्ड है ना, नेम्ड वालों में ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी होती, नेम्ड वाला बस आपको याद होना चाहिए। जैसे हमको याद है कि ऐसे ऐसे करोगे तो बस ऐसे ही आपको भी नेम्ड वाला याद ही होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट एंड लास्ट तरीका है आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। आपको हेलो रिंग बनाना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उससे पहले आपको पहले ये लेटर क्लियर करना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोफिलिक में क्या है। बेसिकली इलेक्ट्रोफिलिक जो है वो आपका शब्द आया है वो बना है इलेक्ट्रोफाइल से, और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो 2 शब्द से मिलकर बना है, एक आपका इलेक्ट्रो और दूसरा आपका फाइल। तो इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन और फाइल का मतलब होता है लवर, मतलब ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉन से प्यार है, मैं उसकी तरफ जाना चाहता हूं, तो इसका मतलब मेरे ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव होगा। इसका मतलब है जितने इलेक्ट्रोफाइल होते हैं उन सभी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो और बाकी सब्स्टिट्यूशन का मतलब आप समझ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर देना है। अब इस इलेक्ट्रो जैसे आपने याद होगा, आपने फ्री रेडिकल में भी क्या पढ़ा था, फ्री रेडिकल में आपने एक स्टेप पढ़ा था, सबसे पहले चेन इनिशिएशन, फिर चेन प्रोपोगेशन और फिर चेन टर्मिनेशन। सेम वैसे ही इलेक्ट्रोफाइल में भी 3 स्टेप है। सबसे पहला जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, क्लास 11th में ही पढ़ा दिया गया है ये सब,
लेकिन सुन लो, इलेक्ट्रोफाइल का पहला, सबसे पहले जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, पहले इलेक्ट्रोफाइल बनाओ, सेकंड अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाओ, तीसरा रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, जो पहले से इलेक्ट्रोफाइल होगा उसको वहां से बाहर निकालो। यही 3 काम आपको यहाँ बेसिकली करना है, ठीक है। चलो, तो अभी जो सिलेबस में है वो क्या कह रहे हैं आप ले लो, अब ध्यान से देखना, क्योंकि कहाँ दो प्रोडक्ट देना है, कहाँ ये प्रोडक्ट देना है, वो आपको पता होना चाहिए। ये ले लो आप बेंजीन, और इस बेंजीन का रिएक्शन करवा दो आप Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3। और ये जो FeCl3 है ये तुम्हारा लिविस एसिड की तरह काम करेगा। अब लिविस एसिड क्या होता है? लिविस एसिड वो सब्सटेंस होता है जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गेन करता है, वो होता है लिविस एसिड। तो FeCl3 दो काम करेगा, एक तो वो लिविस एसिड की तरह बिहेव करेगा, और दूसरा वो इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट का भी काम करेगा। और एक काम और, ये इस रिएक्शन में होमोलिटिक ना करवा के वो इस रिएक्शन में कैसा बॉन्ड क्लीवेज कराएगा, हेट्रोलिटिक। तो हेट्रोलिटिक अगर कराएगा तो समझो Cl2 में एक Cl होगा, Cl बॉन्ड Cl, तो हेट्रोलिटिक में क्या होगा, Cl एक बॉन्ड अपनी तरफ खींच लेगा, तो Cl जब अपनी तरफ बॉन्ड खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज। तो अब होगा क्या, ये जो FeCl3 है, ये FeCl3 को इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये FeCl3 कमी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए कौन पहुंचेगा, Cl-, क्योंकि Cl- का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो ये Cl- इसके पास पहुंचेगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा FeCl4 पे 1-। अब क्योंकि ये डिसोसिएशन कर जाएगा, ये इसकी स्टेबिलिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, तो ये डिसोसिएट कर जाएगा फिर से, और ये बना देगा FeCl2 प्लस Cl-। अब ये स्टेबल हो गया, FeCl2 स्टेबल हो जाएगा, और एक Cl अंदर से निकाल देगा, ये जो Cl- बेसिकली निकलेगा, सॉरी ये Cl+, और ये यहाँ एक माइनस, ये जो Cl+ आपका बेसिकली यहाँ जो निकलेगा वो आपका एक तरीके का क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब होगा क्या, बेंजीन के पास कौन प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो क्या होगा, जब ये Cl+ पहुंचेगा तो यहां से हाइड्रोजन वो बाहर हो जाएगा, और जब हाइड्रोजन वहां से बाहर हो जाएगा तो वहां उस हाइड्रोजन की जगह जाके कौन बैठ जाएगा, Cl, क्योंकि यहाँ 2 Cl लिए थे ना, तो एक Cl एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होके क्या बन जाएगा, HCl। ये बन गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक से बन गया। ये आपने बेंजीन लिया, पापा लिया, अब इसका बेटा लोग, बेटा इन द सेंस बेंजीन का क्या ले लीजिए आप, डेरिवेटिव ले लो। अगर बेंजीन का डेरिवेटिव ले लोगे तो जैसे एग्जांपल के तौर पे बेंजीन का डेरिवेटिव मतलब CH3, तो बेंजीन के सर पे सरदार जी की पगड़ी अगर CH3 हुई तो इसका नाम क्या होता था, टोलुइन होता था। अब सेम काम, इसका रिएक्शन आप फिर से कराओ, Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा इसमें तुम आयरन लो, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बस तुमको एक चीज का ध्यान रखना है कि डेरिवेटिव में कौन उतरना चाहिए, फिर आपको डार्क रखना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि शायद आपको पता हो CH3 होने से पहले ये क्या रहा होगा, CH4, और CH4 क्या होता है, एल्केन, और एल्केन कहाँ रिएक्शन देता है, ओनली प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो आपको डार्क रखना पड़ेगा ताकि जो रिएक्शन हो वो इस पे ना हो, बाकी 5 हाइड्रोजन जो बचे हैं उस पर हो। तो जब सेम काम सेम प्रोसीजर करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, तो क्या है, 2 प्रोडक्ट बनेगा। जब डेरिवेटिव लोगे तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा ऑर्थो वाला और एक बनेगा पैरा वाला, 2 बनेगा। ऑर्थो पैरा क्या होता है, बेंजीन पे 3 पोजीशन होती हैं, एक होता है ऑर्थो, एक होता है पैरा, और एक होता है मेटा। तो जब खाली बेंजीन होता है, होती तो इसमें तीनों है, लेकिन आप उसकी पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा ऑर्थो है कौन सा, जब तक बेंजीन के ऊपर पहले से कोई नहीं बैठेगा तब तक आप नहीं बता सकते। अब क्योंकि ये बेंजीन था तो होता तो इसमें ऑर्थो पैरा मेटा तीनों है, लेकिन कौन सा ऑर्थो है कौन सा मेटा है और कौन सा पैरा है वो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने CH3 को बैठाया तो जहां वो बैठा तुरंत वो पोजीशन क्या बन गई, पैरा।
पैरा के दोनों बगल वाली पोजीशन क्या बन गई? ऑर्थो। ऑर्थो के दोनों आगे वाली पोजीशन क्या बन गई? मेटा। और पैरा के ठीक सामने, मतलब ये बेंजीन में 2 पैरा 2 मेटा और 2 ऑर्थो होता है। तो इसमें एक प्रोडक्ट बनेगा ऑर्थो का और एक प्रोडक्ट बनेगा इसमें मेटा का। तो एक Cl जाएगा ऑर्थो पे, तो ये बन जाएगा CH3 बेंजीन। तो एक Cl जाके यहां बैठेगा ऑर्थो पर और एक CH3 बैठेगा आपका जाके पैरा। तो पैरा कहाँ है? ये रहा नीचे वाला। इसको बोलते हैं ऑर्थोटोलीन, क्योंकि Cl कहाँ बैठा है? किस पोजीशन पर? ऑर्थो। और बेंजीन पे CH3 का मतलब क्या होता है? टोलीन। तो इसको बोल सकते हो ऑर्थोटोलीन और इसको बोल सकते हो पैराटोलीन। समझ आया? जिसमें ऑर्थो वाला जो होता है, ऑर्थो का जो प्रोडक्ट होता है ये माइनर होता है और जो पैरा वाला होता है ये बेसिकली आपका मेजर होता है। अब समझ लो क्यों? वो रीजन ये है कि 2 ग्रुप जब पास पास होंगे तो दोनों ग्रुप पास पास होने की वजह से दोनों ग्रुप में क्या होगा? झगड़ा होगा, रिपल्शन होगा, जिसकी वजह से बॉन्ड के टूटने का खतरा ज्यादा होगा। बॉन्ड टूट जाएगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसीलिए ये थोड़ा कम बनता है, माइनर बनता है। और 2 ग्रुप जितना, देखो दोनों ग्रुप 180 डिग्री पे है, तो 2 ग्रुप जितना दूर होगा उतना उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो इसीलिए पैरा की स्टेबिलिटी ऑर्थो की स्टेबिलिटी से क्या होता है? ये पहला रीजन हो गया। दूसरा, पैरा का क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बहुत फिट होता है, बहुत सही होता है। तो इसमें जब मॉलिक्यूल बैठता है तो एकदम फिट होके बैठता है। जैसे मच्छरदानी में मच्छर फिट होके बैठता है। हालांकि ये पहला ऐसा डिवाइस है जिसमें वो उसकी चीज वाली नहीं होती। जैसे साबुनदानी में क्या मिलता है? साबुनदानी में साबुन मिलेगा, हाँ? साबुनदानी आता है, साबुन रखने वाला तो साबुनदानी खरीद के क्या करो? तो ये बताओ, साबुनदानी खरीद के क्या 120 ले रहोगे बाथरूम में? उसमें क्या रखोगे? आप बोले मिलता है, मिलता इतना मतलब सेंस की है तुम्हारे पास, तुमने रखा है उसमें। तो साबुनदानी में साबुन मिलेगा। मंजन वाले को क्या बोलते हैं? नहीं, वो जो उसका होता है, ठीक है सही बोला है, उसमें जिसमें रखते हैं उसको, टूथपेस्ट और ब्रश जिसमें रखते हैं ब्रश आपका, ब्रुशदानी, चलो ब्रुशदानी कर लो। तो साबुनदानी साबुन मिलेगा, ब्रुशदानी ब्रू मिलेगा। मच्छरदानी कैसा जिसमें मच्छर नहीं मिलेगा। जोक्स अपार्ट, तो क्या है कि जनरली इनका क्रिस्टल, जैसे साबुनदानी होता है आपका, बेसिकली उसमें जानते हो छोटा सा आता था, पता नहीं देखोगे नहीं देखोगे, छोटा सा आता था, बॉक्स टाइप का आता था, साबुन रख के फिर बॉक्स है, बॉक्स वाला आता था। तो अब उसमें वो फिट बैठेगा। जैसे आपका हाथ है तो आप जब इसको ऐसे करोगे तो ये लॉक बहुत सही होगा। तो ये आपका एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। आप ताले पे जब आप चाबी को डालते हो तो आप गलत चाबी से नहीं खुलता, क्योंकि जैसे ही चाबी सही ताले का सही चाबी उसमें घुसता है तो वो उसके जो खांचे बने होते हैं वो क्रिस्टल लॉक हो जाता है उसमें, तो वो सही बनता है। सेम वैसे ही पैरा का जो स्ट्रक्चर होता है, लैटिस स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसमें कंपाउंड बैठता है तो फिट हो जाता है, और फिट होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी कई हद तक बढ़ जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि बेंजीन उतरेगा तो सिंगल प्रोडक्ट ही देना है, और अगर उसका डेरिवेटिव उतरा है तो एक ऑर्थो देगा और एक बाकी पैरा की स्टेबिलिटी ऑर्थो से। एक तरीका हो गया, स्टेबिलिटी हो गया। अब जैसे आपसे कोई कहे कि सेपरेशन करो, दोनों को अलग करो, क्योंकि ये तो आपने कॉपी में बनाया है ना, लेकिन जब बीकर बनाओगे तब तो दोनों साथ ही बनेंगे, तो आप कैसे अलग करोगे? ऑर्थो की स्टेबिलिटी क्या है? कम है, तो आप क्या कर दो, दोनों का स्टीम डिस्टिलेशन कर दीजिए। अगर दोनों को सेपरेट करना है, ऑर्थो और पैरा को अगर सेपरेट करना है तो स्टीम डिस्टिलेशन कर दीजिए। स्टीम डिस्टिलेशन जैसे करोगे, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी कम है तो ये जल्दी से निकल जाएगा बाहर, और जो बीकर बचेगा वो सिर्फ आपका क्या बचेगा? पैरा ही बचेगा। समझ आया? ठीक। बाकी कुछ बातें और हैं इनके बारे में, ठीक है, लिखे हो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है आपका। Ortho and para isomer can be easily separated due to large difference in their melting point, ठीक है। Para is more stable due to its fixed into crystal lattice structure, ठीक है। Electrophilic substitution was given by benzene and derivatives, याद कर लो, ये लाइन याद कर लो। बेंजीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक देता है। बेंजीन अगर उतरेगा बेंजीन तो बहुत खुशी देता है, मतलब बेंजीन और उसके डेरिवेटिव इलेक्ट्रोफिलिक देना चाहेंगे, बहुत खुशी देते हैं, ठीक।
Direct iodination is not useful in aromatic compound because HI produced it reduces the iodo compound. वही सेम रीजन जो पीछे हम बता चुके हैं कि आइडो बेंजीन बनाने प्रॉब्लम वही आएगी। अगर डायरेक्ट आप बनाने चलोगे तो रिएक्शन वही क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। तो वो रिवर्सिबल से बचने के लिए ही एक अलग से रिएक्शन आया था जिसका नाम क्या पड़ा था, सिजीज रिएक्शन। KI से रिएक्शन करा दो, काम हो जाएगा। ठीक, बाकी फ्लोरो के लिए भी वही सेम प्रॉब्लम है। समझ आ गया? तो आपके पास बेसिकली 5 रिएक्शंस हो गए हेलोवेरिन बनाने के, और ये पांचों आपको याद होने चाहिए। नाम कोई अगर पूछा तो याद होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक चीज और, ये FeCl3 की जगह आप AlCl3 भी यूज कर सकते हो, FeBr3 भी यूज कर सकते हो। लिविस एसिड है तो कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, वो आपके ऊपर है। चाहे FeCl3 यूज करो, चाहे AlCl3 यूज करो, चाहे FeBr3 यूज करो, तीनों सही है आपका। ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी पांचों आप इसको याद रखिएगा। ठीक, तभी तो अभी नहीं बढ़ रही है। तो ये हो गया आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोवेरिन। नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। एनसीईआरटी में दिया है, क्वेश्चन वहीं से उठाएगा जो उठाना हो। हेलोवेरिन आर कलरलेस प्योर। हेलोवेरिन आपका प्योर कलरलेस होता है जब आपका बेसिकली वो क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है। ब्रोमीन एंड आयोडीन डेवलप कलर व्हेन एक्सपोज्ड टू लाइट। सही है, याद है बायो में आया है कहीं, ब्रोमीन आया है कहीं, बायो के किसी चैप्टर में आया है कि ब्रोमीन कलर देता है जब वो सनलाइट के एक्सपोजर में आता है। किस टॉपिक में कहाँ आया है वो आपको पढ़ा दिया जा चुका है चैप्टर। चैप्टर नाम बता दे, बायोटेक्नोलॉजी। पढ़ाया है तुम ना पढ़े हो। दूसरा पार्ट वो सुने थे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़े क्या भाई? डीएनए को फ्रैगमेंट्स में काटा गया था, क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में भी? इकोलॉजिकल से परसों शुरू करेंगे तो बायोटेक्नोलॉजी तो होगी होगी। हाँ, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए के कई टुकड़े काटे गए हैं, एक स्मॉल फ्रैगमेंट, एक लार्ज फ्रैगमेंट। तो वेल्स बनाए गए थे, कुआं बनाया गया था, एक ग्रोस जेल लगाया गया था, इल्यूजन एक प्रोसेस था, उसमें डीएनए कलर्ड हो जाता था। यही ब्रोमाइड यूज करते थे, तब वो डीएनए कलर्ड हो जाता था और उसको सेपरेट कर लेते थे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। तो ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है वो जब सनलाइट में इसको रख दोगे तो वो कलर छोड़ देगा। बेसिकली ये ऑरेंज कलर ही ज्यादा छोड़ते हैं। ब्रोमीन और आयोडीन जब मिलेंगे तो ऑरेंज कलर ही आपको ज्यादा छोड़ते हैं। ठीक, Many volatile halogens compound have sweet smell. Volatile पता ही है, जो इजिली कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। ठीक है, तो बहुत सारे हेलोजन कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनका स्मेल स्वीट होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉन्ड ब्रेकिंग। बाकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, दो एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने को मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और दो मॉलिक्यूल के बीच का बॉन्ड ब्रेक करने को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक, मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। इट जस्ट अ डाटा एनसीईआरटी दिया है आपके। हाइयर नंबर आर लिक्विड और सॉलिड। जैसे जैसे संख्या बढ़ती है वो सॉलिड या लिक्विड में होंगे। हेलोजन कंपाउंड आर जनरली पोलर ड्यू टू इट्स ग्रेटर पोलैरिटी एज वेल एज हायर मॉलिक्यूलर मास एज कंपेयर टू पैरेंट। ये कॉमन है, आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे। जो हेलो क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन होते हैं वो पोलर होते हैं, क्योंकि उसमें क्या लग गया, हेलोजन। हेलोजन लगने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड पोलर हो जाता है। तो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर। ऑब्वियस है, जब पोलर हो चुके हैं, प्लस माइनस आ चुका है, तो प्लस माइनस के बीच में क्या लगता है, आयनिक लग जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाएगा, ऑब्वियस है स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। The attraction gets stronger as the molecule get bigger in size and more electron. ये अट्रैक्शन उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा जितना आपका मॉलिक्यूल का साइज, जैसे 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कार्बन, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे अट्रैक्शन, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो अट्रैक्शन भी उसका क्या हो जाएगा, वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। ठीक, फॉर द सेम एल्किल ग्रुप द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एल्किल हैलाइड डिक्रीजेस इन द ऑर्डर। अब अगर बॉइलिंग पॉइंट आपको कम करना हो तो RI RBR, जैसे एल्किल ग्रुप अगर आपका सेम है, ये उस टाइम पे समझाए थे जब नेचर वाला आपको समझा रहे थे, अगर याद हो। तो RI RBR RCl और RF, तो इनमें से सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट होगी वो एल्किल आयोडाइड की होगी, और सबसे कम जो होगी वो इनका होगी। तो ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर।
मेल्टिंग पॉइंट चाहिए तो बस कुछ नहीं करना, इसी की क्या कर दीजिए आप, रिवर्स कर दो। मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, RF, RCl, RBr और RI। अब रीजन ये है बॉइलिंग दो मॉलिक्यूल के बीच का है और मेल्टिंग दो एटम्स, तो R और F के बीच का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है R और I के कंपैरिजन में, क्योंकि आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और R की साइज तो छोटी पड़ जाती है, तो एक बहुत बड़ा एक छोटा, तो जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ थोड़ा कमजोर बनता है, तो टूट जाता है आराम से। लेकिन F की साइज R के कंपैरिजन में ही रहती है, तो बॉन्ड टूट नहीं पाता। लेकिन यहाँ क्या है, RI का मतलब है आप दो RI ले रहे हो, एक RI एक मॉलिक्यूल और ऐसे ही दूसरा मॉलिक्यूल, तो दो मॉलिक्यूल के बीच का ये जो बॉन्ड होता है इसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है, क्योंकि I की साइज बड़ी है तो वो इस R को भी होल्ड कर ले जाता है और पड़ोसी वाले मॉलिक्यूल के R को भी वो टाइटली होल्ड कर लेता है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड तोड़ना मुश्किल हो जाता है। और RF की साइज क्योंकि छोटी होती है तो RF और पड़ोसी में दूसरा RF, तो साइज छोटी होने की वजह से न्यूक्लियस भी आपस में रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉन्ड जल्दी टूट जाता है। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट में RI का ज्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट में RF का ज्यादा है। ठीक, बाकी हाँ उसके बाद ब्रांचिंग में आती है, जैसे ये पीछे पढ़ाया गया है, जैसे C C C C X, एक ये बन सकता है, दूसरा C C C X, C यहां बैठा दो, एक ये बन सकता है और दूसरा C C C X C, एक ये बन सकता है। अब आप जरा तीनों में पहला दूसरा तीनों फिगर को ध्यान से देखिए और सिर्फ इतना बताइए सरफेस एरिया किसमें सबसे कम यूज हो रही है, तीसरे में। सरफेस एरिया जितना कम यूज होगा तो मॉलिक्यूल का पकड़ या दूसरे मॉलिक्यूल के साथ पकड़, अटैचमेंट कम है कि ज्यादा, कम है। अटैचमेंट जितना कम रखोगे आप, जितने कम मॉलिक्यूल के साथ अटैचमेंट रखोगे बॉन्ड को तोड़ना उतना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम, सोचो। जब सरफेस एरिया कम है तो पकड़ कम है, मजबूत कम है, अटैचमेंट कम है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कि कम, कम है ना, बॉइलिंग कम पे टूट जाएगा ये कंपाउंड। लेकिन इसका पकड़ क्या है, क्योंकि इसका सरफेस एरिया, जिसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा रखोगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना, और जितना सरफेस एरिया कम करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट उसका उतना। और आप सरफेस एरिया कम कैसे करोगे, ब्रांचिंग बढ़ा के, कंपाउंड को ब्रांच में लेते जाओ, जितना कंपाउंड के अंदर ब्रांच कर सकते हो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होता जाएगा, कमजोर हो, उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और या तो फिर एज इट इज आप कंपाउंड का मास बढ़ा रहे होगे, ओवरऑल मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो भी आपका कंपाउंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ सकता है। और अगर आपको कम करना हो तो आप ध्यान रखिएगा कि जितना ब्रांचिंग बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना क्या होता जाएगा, इधर ब्रांचिंग बढ़ा उधर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, और सरफेस एरिया जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट भी उतने ज्यादा। ठीक, बाकी हो गया। उसके बाद लास्ट आता है आपका डेंसिटी, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डेंसिटी। ब्रोमो, आयोडो एंड पॉली क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर। ये ब्रोमो, आयोडो एंड वाटर से, ये बताओ अगर तुम सबसे छोटा भी लेते हो ना तो CH3F, CH3Cl और CH3Br, ये बताओ क्लोरीन का मास कितना होता है, 18, कार्बन का मास हो गया 12, 18 12 कितना हुआ 30, 3 हाइड्रोजन, तो इसका मास टोटल कितना आ गया। और पानी का तो टोटल मास ही 18 होता है, यहाँ खाली एक का एलिमेंट का मास 18। तो आप हेलो एल्कीन में सबसे छोटा भी लोगे ना तो भी वो वाटर के मास से क्या मिलेगा, भारी ही मिलेगा, वो उसका मास क्योंकि ज्यादा है। वही वो कह रहा है, ब्रोमो, आयोडो और पॉली जिनके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो पानी से भारी मिलेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हेलो एल्केन इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। ठीक, दूसरा डेंसिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम।
हैलोजन एटम एंड एटॉमिक मास। डेंसिटी बढ़ानी होगी तो दो काम कर सकते हो। पहला, अगर एल्किल ग्रुप सेम रखे हो तो आप हैलोजन बढ़ा दो, मतलब साइज बढ़ा दो, बराबर इसका इससे ज्यादा मास इसका होगा, तो इसका मास ज्यादा होगा, तो जिसका मास ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, तो जिसका मास ज्यादा होगी उसकी। तो आपने अगर एल्किल को सेम रखा है बट ये बड़ा, इसका मास बढ़ाते जा रहे हो तो डेंसिटी क्या होती जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप कार्बन की संख्या बढ़ा दो। एक कार्बन है, आप 2 कार्बन कर दो, 3 कार्बन कर दो, 4 कार्बन कर दो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो मास फिर बढ़ेगा तो डेंसिटी फिर बढ़ जाएगा। दूसरा, आप एक ही कार्बन रखना चाह रहे हो, ऐसा करो फ्लोरीन का नंबर बढ़ा दो। एक फ्लोरीन की जगह कितने नंबर फ्लोरीन कर दो, 2 फ्लोरीन कर दो, 3 फ्लोरीन कर दो, तब भी क्या बढ़ जाएगा, मास। यानी कुल मिला के डेंसिटी बढ़ाना हो तो आपको क्या बढ़ाना है। अब मास बढ़ाने के 3 तरीके। पहला, नंबर ऑफ हैलोजन एटम बढ़ा दो, ठीक, या तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ा दो, और या तो हैलोजन ही चेंज कर दो, हैलोजन बड़ा सा साइज वाला रख लो। तो 3 तरीके से मास बढ़ा सकते हो, और एक बार मास बढ़ा तो डेंसिटी खुद ब खुद बढ़ जाएगी। ठीक, ये हो गया आपका। उसके बाद आता है, उसके बाद लास्ट आता है आपका सॉल्युबिलिटी। अब सॉल्युबिलिटी में क्या है, एनसीईआरटी ने, ठीक है, एनसीईआरटी थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दी है लिखते समय, उसको उसने थोड़ा सा कंफ्यूज करके लिखा है, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत होती है। हेलो एल्केन आर वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। हेलो एल्केन पानी में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है, ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता है। फॉर हेलो एल्केन टू डिसॉल्व इन वाटर, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द अट्रैक्शन बिटवीन द हेलो एल्केन मॉलिक्यूल एंड ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल। आप ये बताइए, हेलो एल्केन को पानी में डिसॉल्व होने के लिए पहले पानी अपना बॉन्ड तोड़ेगा, फिर इधर हेलो एल्केन का बॉन्ड टूटेगा, और तब उसके बाद दोनों पहले आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तब तो कोई चीज पानी के साथ जब कोई बॉन्ड बनाता है तभी वो पानी में क्या होता है। जब तक पानी के साथ आप बॉन्ड नहीं बनाएंगे तब तक आप डिसॉल्व। तेल पानी में डिसॉल्व क्यों नहीं होता, क्योंकि तेल पानी के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता है। तो अगर पानी में डिसॉल्व करना है तो पहले पानी अपना बॉन्ड तोड़े, इधर हैलोजन तोड़े, फिर वो दोनों आपस में करें। तो इसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है। अब आप सोचो, पहले पानी को तोड़वाओ, फिर आप हैलोजन को तोड़वाओ, फिर जुड़वाओ, तो इतना मेहनत करने से एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज हो जाती है। तो इसीलिए उतना अच्छा डिसॉल्वेशन हेलो एल्केन का वाटर में नहीं होता है। ठीक, लेस एनर्जी इज रिलीज्ड व्हेन न्यू अट्रैक्शंस आर formed set between the haloalkane and the water molecule as these are not strong as original bond between the water। जैसे ये कह रहे हैं, वाटर के अंदर जो अट्रैक्शन पहले से था और हेलोएल्केन के अंदर जो अट्रैक्शन पहले से था, वो इंडिविजुअली दोनों के अंदर क्या था, स्ट्रॉन्ग था। आपने इसको तोड़ दिया, आपने इसको तोड़ दिया, और फिर आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज हुई या जो अट्रैक्शन फोर्स अब बना, वो उतना स्ट्रांग नहीं है जो पहले इनके इंडिविजुअल में था। तो इसीलिए ये दोनों साथ में रहने की बजाय ये दोनों अलग अलग रहना ज्यादा फेवर करते हैं। और अगर ये अलग रहना फेवर करते हैं तो ये साथ में डिसॉल्व होना, तो अगर डिसॉल्व होना नहीं चाहते तो फुल सॉल्युबल की स्लाइटली सॉल्युबल, इसीलिए लिखा एनसीईआरटी ने वो वर्ड, इसीलिए वहां यूज किया है एनसीईआरटी ने, स्लाइटली सॉल्युबल। ठीक, As a result, the solubility of haloalkane in water is low। यही रीजन है कि haloalkane का solubility पानी में क्या होता है, कम होता है। Haloalkane tend to dissolve in organic solvent। तो पानी में डिसॉल्व नहीं है तो फिर कहाँ जाएगा भाई, या तो पानी में डिसॉल्व हो या तो फिर ऑर्गेनिक में डिसॉल्व हो। तो अगर पानी में नहीं हो रहे तो फिर ऑर्गेनिक में जाते हैं, और ऑर्गेनिक में ये अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं इसलिए क्योंकि इनका विद अट्रैक्शन और विदाउट अट्रैक्शन दोनों ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब है, जब ये ऑर्गेनिक में डिसॉल्व होने जाते हैं तो इनका बाद वाला अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है कंपैरिजन टू पहले वाले। समझ आया, क्लियर हुआ? ठीक, तो ये आपका खत्म हो गया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन खत्म हो गया, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरीन खत्म हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो गई। तो ये आपका लगभग ऑलमोस्ट फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अब नेक्स्ट आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएरीन, जो कि कल पढ़ाएंगे।